तो आज पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण मतलब किसी भी चीज का परिवहन करना, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना। तो उसके लिए जो सिस्टम है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसका सबसे प्रमुख भाग क्या है? रक्त या ब्लड। तो उसके बारे में डिटेल में एक एक चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये कि जो ब्लड की हम स्टडी करते हैं, है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं ब्लड की स्टडी, इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या इसी को हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। तो रक्त के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, है ना, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोले? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रक्त के बारे में देखते हैं कि ये है क्या। तो रक्त जैसा आप लोग देखते होंगे, आपको एक लिक्विड के रूप में दिखता है ना, तो आप उसको द्रव मान के चलेंगे। लेकिन ये एक प्रकार का विलयन है। विलयन का मतलब तो समझते होंगे, विलयन मतलब सॉल्यूशन। विलयन किसको बोलते हैं? विलयन में दो चीजें होती है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलायक जिसमें विलेय पदार्थों को क्या किया जाता है? घोला जाता है। जैसे हम नींबू का शरबत बनाए, है ना, तो उसमें पानी जो है वो क्या हो जाएगा? विलायक। और उस पानी में फिर क्या घोला जाएगा? शक्कर घोला जाएगा और नींबू का रस डाला जाएगा, तो वो विलयन बन गया। विलयन भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये पता चल गया कि रक्त क्या है? एक प्रकार का विलयन है ना। मतलब ये नहीं कि आपको जो केवल एक जो ब्लड दिख रहा है आपको लिक्विड, उसमें केवल लाल कलर का ही कोई पदार्थ शामिल है, उसमें और भी चीजें शामिल है। एक विलायक होगा जिसमें कुछ विलेय घुले हुए हो सकते हैं। तो हमको वही देखना है कि विलायक क्या है और विलेय क्या है ना। लेकिन ये जो विलयन बनेगा, उस विलयन का प्रकार है, विलयन कई प्रकार के होते हैं। तो ब्लड एक प्रकार का विलयन है। किस प्रकार का विलयन है? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन किसको बोलते हैं? वैसे इसको विलयन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण है वो विलायक में घूमते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका जब आप नींबू या शक्कर से शरबत बनाएं, तो आप क्या शक्कर को शरबत बनाने के बाद अलग कर सकते हैं? सामान्य विधि से नहीं कर सकते, लेकिन कोलाइडी विलयन में कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों को विलायक से छान के अलग किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कण जो है, जो विलेय के कण है ना, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं। यहाँ पे एक होगा विलायक और दूसरा क्या होगा? विलेय। तो विलायक में किसको डाला जाएगा? विलेय को। अब यदि विलायक और विलेय एकदम मिक्स हो जाए एक दूसरे में, और अगर हम उनको सामान्य विधि से अलग न कर पाए, तो जो आपका जो विलयन आप शरबत, जो नींबू का शरबत बताया था मैं, वो होगा। लेकिन अगर विलेय के कणों को आप छान कर अलग कर सकें, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन। अगर इसको आप छान के अलग कर सके, यदि विलेय के कण थोड़े बड़े हैं और वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाए विलायक में, घुल तो गए हैं लेकिन अदृश्य नहीं हो पाए, आप उनको देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से, या आप उनको छान के अलग कर सकते हैं, तो इस प्रकार का विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन। तो एक ये हो गया ब्लड के बारे में कि ब्लड एक प्रकार का क्या है? कोलाइडी विलयन। मतलब इसमें एक विलायक होगा और विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपका जो नींबू का शरबत बनाते हैं उसमें विलायक पानी है और उसमें आप नींबू का रस डालेंगे, ठीक है, शक्कर डालेंगे उसमें, चाहे तो और कुछ डाल सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। और पानी क्या है? विलायक। तो यहाँ पे भी होगा, विलायक भी मिलेगा और विलेय भी मिलेगा, लेकिन इसमें विलेय इस प्रकार का है कि उसको छान के विलायक से अलग कर सकते हैं, इसलिए इस विलयन को क्या कहेंगे? हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। इसके बाद फिर हम इसके बारे में एक चीज और देखेंगे कि इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। ऊतक किसको बोलते हैं? एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, है ना, जो एक प्रकार की कार्य को करते हैं। तो ये एक ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। संयोजी मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिंग टिश्यू, है ना। टिश्यू को, ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ब्लड जो है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है ना। तो किसको कनेक्ट करता है ये? तो ये शरीर के हर अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? संयोजी ऊतक के कनेक्टिंग टिश्यू।
ठीक है, आपके शरीर के किसी भी अंग से एक अंग से दूसरे अंग तक कुछ पहुंचाना है, लाना या ले जाना है, तो यही कनेक्ट करने का काम करता है शरीर के सभी अंगों को, है ना। कौन? ब्लड, है ना। ब्लड, इसलिए ब्लड को क्या बोले हैं? संयोजी ऊतक। ठीक है, तो अभी क्या क्या चीजें देखिए। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है रक्त या ब्लड। इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के अध्ययन, है ना। उसके बाद देखिए कि जो ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है? विलियन है। और विलियन है मतलब उसमें विलायक होगा, विलेय होगा। किस प्रकार का विलियन है? कोलाइडी विलियन है। इसका मतलब उस विलायक से विलेय को आप छान के अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि ब्लड एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये शरीर के अंगों को दूसरे अंगों से कनेक्ट करके रखता है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, और फिर इसमें हम देखेंगे आगे कि जो ब्लड है उसका निर्माण कहां पे होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कहां पे होता है निर्माण? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है ना। इससे पहले इसका पीएच मान वगैरह देख लेते हैं। ब्लड का पीएच मान, पीएच मान से हमको क्या पता चलता है कि कोई जिस वस्तु का हम पीएच मान देख रहे हैं वो अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या रहता है? पीएच जो स्केल रहता है उसमें यदि पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और यदि पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इस आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई जो पदार्थ जिसको हम ले रहे हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसके पीएच वैल्यू के आधार पे। तो ब्लड पे जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना? 7.4। अब आप बताइए ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? क्षारीय है ना। तो यहां से आपको पता चल गया कि ब्लड क्या हो गया? क्षारीय। तो एक नई चीज फिर इसके बारे में पता चली ब्लड के बारे में कि ये क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब हम देखेंगे ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। ये अप्रॉक्स होगा, लगभग होगा। तो जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं हम वो ये है कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर। कितना होगा? 5.5 लीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं। मेल में कितना ब्लड होगा? 5.5 लीटर। और फीमेल में थोड़ा कम होता है, ये होता है 5 लीटर। तो फीमेल में थोड़ा कम होता है और उसका रीजन ये है, अभी हम आगे देखने वाले हैं कि ब्लड का निर्माण कहां पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। तो उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन फीमेल में थोड़ा कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आरबीसी का निर्माण कम होता है। और ब्लड का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? आरबीसी। अब आरबीसी का ही निर्माण कम हो रहा है तो ब्लड की मात्रा भी थोड़ी क्या होगी? कम होगी। अभी आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी इतना ही केवल कि मेल में कितना? 5.5 लीटर और फीमेल में कितना? 5 लीटर। इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो इतना आप देख लिए। अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय है। इसके बाद देखिए मेल में इनकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर और फीमेल में कितनी होती है? 5 लीटर। अब हम देखेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्चुअली में कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है ना। बोन मैरो किसको बोलते हैं? अस्थि मज्जा। वो तो हिंदी हो गया। बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है अगर ये बात करें तो? रीढ़ की हड्डी में। बस रीढ़ की हड्डी में जो आप बात कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं मेरु रज्जु, है ना। वो मेरु रज्जु है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। और वो नर्वस सिस्टम का एक प्रकार है जिसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं? सेकंड ब्रेन शायद मैं लिखा नहीं पाया था। 90% जो आपका काम है आपके निर्णय लेने का वो सारा करता है ब्रेन, 90%। लेकिन 10% काम कौन करता है? मेरु रज्जु। निर्णय भी लेता है कुछ केसेस में और उस निर्णय जो डिसीजन लिया गया ब्रेन के द्वारा उसको सप्लाई करने का काम करता है। इसलिए 10% उसका भी महत्व है, इसलिए उसको द्वितीय ब्रेन भी बोलते हैं। किस प्रकार के निर्णय वो लेता है? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रियाएं,
है ना, जो अनैच्छिक रूप से होती है, जो जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे छींक आना, पलकों का झपकना, तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। या फिर जैसे कोई गर्म वस्तु को अचानक आपकी उंगली पड़ गई तो वो फट से आप हटा लेंगे, तो उसके लिए वेट नहीं करेगा मेरुरज्जु की पहले सूचना को मैं भेजूं ब्रेन तक, फिर ब्रेन कोई आदेश देगा उसको भेजूं उस अंग तक, उसके बाद उस अंग को हटो, तब तक आपकी उंगली चल जाएगी, है ना। तो ये निर्णय कौन ले लेता है, मेरुरज्जु ही ले लेती है, स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेती है। तो स्पाइनल कॉर्ड अलग है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर में होता है, मेरुदंड को ही रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। लेकिन ये जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, ये हर हड्डी के बीच में पाया जाएगा। हड्डी जो कि पोली होती है, किसके जैसी, बांस की जैसी, जैसे बांस होता है ना, बांस अब कुछ ज्यादा ही खोखला होता है, ये थोड़ा बहुत खोखला होता होगा। तो हड्डी पोली होती है, खोखली होती है, और उसके खोखले हिस्से में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर उसका डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, वैसे तो इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ये आपका साइड व्यू आपके बोन का रफ एक तो ये अंदर से क्या है, खोखला है, और इसका जो खोखला हिस्सा है यहाँ पे धागेनुमा संरचना पाई जाएगी। आप इसको टॉप व्यू से देखें तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसको ऐसा पलट दी, घुमा दी, ठीक है, ये ऐसा बेलन था, इसको मैं ऐसा कर दिया, तब ये इसको क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे, है ना। तो ये तो पूरा डेंस है, ठीक है, अब ये भी धागे जैसा बन गया अलग बात है, लेकिन ये पूरा डेंस है, डेंस है मतलब सघन है। अब यहाँ बीच में ये जो पोर्शन है वहां धागेनुमा संरचना होगी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, और यहीं पे निर्माण होता है किसका, ब्लड का। लेकिन गर्भस्थ शिशु में, जो शिशु मां के गर्भ के अंदर होता है, उसके अंदर चूंकि बोन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, बोन मतलब हड्डी, हड्डी मतलब अस्थि अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, तो उसके अंदर अस्थि मज्जा भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए गर्भस्थ शिशु के अंदर कहां पे होता है रक्त का निर्माण, बताया था, लीवर के मेसोडर्म में होता है गर्भस्थ शिशु में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिसका जन्म हो चुका है ना, अब उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो, उसके अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। लेकिन अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, अर्थात गर्भस्थ शिशु, तो गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण उसके लीवर के मेसोडर्म में होगा। मैं फिर बता दिया, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया इसके निर्माण के बारे में। और फिर हम देखे थे इसी से रिलेटेड कि यदि अस्थि मज्जा प्रभावित हो जाए, है ना, तो ब्लड का क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, क्योंकि रक्त का निर्माण क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो जिसके कारण या तो ब्लड बाहर से चढ़ाते हैं, या फिर क्या किया जाता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक तो ये हो गया, आवाज नहीं करेंगे, है ना, धीरे धीरे बैठिए। अब ये देखेंगे, ठीक है, ब्लड का निर्माण हो गया, अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, है ना, कहीं भी स्टोर होकर रहता होगा, तो ये कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, किसी को आइडिया, ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ट में, हार्ट में स्टोर नहीं होता, हार्ट में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है ना, ब्लड में कहीं ब्लड कहीं हार्ट में स्टोर हो गया, तो फिर हार्ट अटैक उसी को कहेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन जाम हो गया, बंद हो गया। तो हार्ट में कभी वो स्टोर नहीं होता है ना, जब तक कोई दिक्कत ना हो, मानव स्वस्थ हो तो ये स्टोर होता है स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में, जो आपके उदर गुहा के निकट होता है, मतलब आपके पेट के एक साइड में होता है। स्टोरेज, किसका स्टोरेज, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड के बारे में। संग्रहण कहां पे होता है, स्प्लीन इंग्लिश में, या इसी को दो और नाम दिए गए हैं, प्लीहा या क्या, तिल्ली। तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, जो कि उदर गुहा, उदर मतलब क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली पाई जाती है, जहां पे क्या स्टोर होता है, ब्लड जाके स्टोर होता है ना। तो चूंकि स्टोर होता है वहां पे, इसलिए इसको एक और नाम दे दिए हैं, ब्लड बैंक। किसको, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को। तो ये क्वेश्चन अगर आया कि शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो स्प्लीन को, प्लीहा को या तिल्ली को। मैं नोट कराने के लिए समय दे दूंगा, नोट करने के लिए दे दूंगा, ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, आरबीसी, है ना, वैसे भी आगे देखने वाले थे, मैं यहीं पे बता देता हूं।
तो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, तो ये जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स जब मर जाते हैं तो नॉर्मली वो एक प्रकार की कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है ना, प्लेटलेट्स होता है। तो कोई भी कोशिका, अभी कोशिका का अध्ययन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर कोशिका में एक लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? ये जैसे आत्महत्या का थैला, सुसाइड बेड, ये कोशिका है ना, चाहे वो आरबीसी की हो, डब्ल्यूबीसी की हो, किसी की भी हो। तो नॉर्मली सामान्य तौर पे हर कोशिका में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आप दुनिया के किसी काम के नहीं है या दुनिया आपके काम की नहीं है, तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में आदमी क्या कर लेता है? आत्महत्या। ठीक है। तो वैसे ही कोशिका को जब लगता है कि नहीं अब उससे कोई काम नहीं हो पा रहा है, अब वो शरीर के किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करता है? आत्महत्या। और आत्महत्या कराता कौन है इसको? लाइसोसोम। जो कोशिका के अंदर में केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारी चीजें होती है जो फंक्शन करेगी उसको, है ना। लेकिन जब इसको लगेगा कि अब मैं शरीर के काम का नहीं हूं, निष्क्रिय हो चुका हूं, व्यर्थ हो चुका हूं, तो अभी क्या करेगा? आत्महत्या। और आत्महत्या करने के लिए किसका उपयोग करेगा? लाइसोसोम का। तो ये जो लाइसोसोम का थैला है वो फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो इससे जो लिक्विड निकलेगा बाहर, वो इस कोशिका के अंदर में जो भी चीजें हैं उसको पचा देगा या गला देगा। जैसे कि शरीर के साथ होता है किसी भी प्राणी के कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका शरीर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। अब डिकम्पोज करने के लिए बाहर से चीजें आती है। क्या कौन डिकम्पोज करता है शरीर को, बॉडी को, मृत शरीर को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। तो वो उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। बाहर से आए, लेकिन कोशिका में अंदर नहीं होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का थैला जैसे ही फटा तो इससे जो लिक्विड निकलेगा वो सबको पचा देगा, गला देगा, तो ये खत्म। लगभग सारी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, एक को छोड़ के, वो है आरबीसी। किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो अब ये बेचारा मर तो गया, निष्क्रिय हो गया, लेकिन अब इसको गलाए कौन, इसको बचाए कौन? तो इसकी डेड बॉडी पड़ी घूम रही है कहां? रक्त में। अभी हम देखेंगे आरबीसी किसमें पाया जाता है? रक्त में। मैं भी बताया था ना कि रक्त एक कोलैडी विलेन है, एक विलायक होता है और कुछ विलेय होते हैं। तो उस विलेय में से एक विलेय कौन सा है? आरबीसी। तो आरबीसी मर गया, अब वो घूम रहा है ब्लड में, उसकी डेड बॉडी। तो क्या किया जाए? वो तो बाकियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये आरबीसी जाके इकट्ठा हो जाता है कहां? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में, वहां जाके स्टोर हो जाता है। क्योंकि ये खुद तो खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? लाइसोसोम नहीं है। तो ये इसकी डेड बॉडी कहां जाके स्टोर हो जाएगी? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। और जहां पे हम डेड बॉडी को रखते हैं, क्या बोलना जाए उसको, डेड बॉडी जहां पे दफनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कब्र। हाँ, समाधान वो भी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शरीर में ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को। या आरबीसी की कब्र किसको बोलेंगे? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को। क्यों बोलते हैं सब कुछ मैं आपको बता दिया। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। नोट करना है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अभी हम देखिए कि हार्ट में ब्लड नहीं रुकता है। ब्लड कहाँ इकट्ठा होता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में। तो हार्ट में कुछ चीज रुकना नहीं चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां कुछ दिल में कुछ रुक गया तो फिर शरीर को दिक्कत हो जाएगी। अब हम देखेंगे किसके बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि तेली चीज होती है, वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप अधिक तला भुना चीज खाएं, है ना, जिसको बहुत ज्यादा भूंजा गया है, भुना गया है या तला गया है, जिसमें तेल की मात्रा अधिक है, तो वो क्या होता है कि आपके जाके हार्ट में क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। जैसे ही हार्ट में जमा, उसके बाद जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है, और वो प्रभावित हुआ तो फिर हार्ट अटैक आने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में होता है, ब्लड उसको पंप करता है ना। तो अगर उसकी परतों पे, हार्ट की परतों पे अगर क्या जम गया? कोलेस्ट्रॉल जाके जम गया, वसा, चिकनाई, और कैसे बोलूं मैं? कोलेस्ट्रॉल, वसा या चिकनाई। अगर आपके, अभी हम हार्ट को भी पढ़ेंगे, कितने चैम्बर होते हैं इसमें?
4 चैम्बर होते हैं। इसको डिटेल में जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अगर इसमें जाके जो कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई है, वसा है, अगर वो जाके जम गया इसकी दीवारों की परतों में, या फिर यहाँ से जो महाधमनी निकली है, महाशिरा निकली है ना, या फिर उसके बाद जो महाधमनी और भी धमनियों में बटेगी, महाशिरा बटेगी, है ना, अगर उनकी दीवारों में जाके ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो ये दीवार क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, है ना। तो जितना ब्लड वहां से जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाएगा, तो ज्यादा ब्लड वहां से भेजने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ये डीप में मैं बताऊंगा जब हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और इसी से हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए क्या, कोलेस्ट्रॉल। तो कई बार कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, तो लेवल जो है उसका अभी ज्यादा डीप हो गया, नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हम रक्त में यदि किसी चीज को नापना चाहते हैं तो उसको डेसीलीटर में नापते हैं कि प्रति डेसीलीटर में कोई भी पदार्थ कितने ग्राम है। जैसे अभी आप हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी, है ना, तो अभी हीमोग्लोबिन की डिटेल में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है ना। अभी मैं आपको बताया कि रक्त एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। विलयन में एक विलायक होगा और विलेय होंगे। तो विलेय के अंतर्गत एक आएगा आरबीसी, और आरबीसी में शामिल होता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्यों आवश्यक होता है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का रेंज क्या होना चाहिए, हमारे शरीर में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो ये वेरी करता है फीमेल में और मेल में। फीमेल में जो हीमोग्लोबिन है, मैं शॉर्टकट में इसको एचबी लिख रहा हूं, कितनी होनी चाहिए मात्रा बताइए हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में, 12 से 14। वो देखो वेरी करता है, लेकिन ये 10 तक भी, 10 से रहता है, 10 से लगभग 14, है ना। अब इसके बाद इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, ग्राम प्रति डेसी लीटर। कभी रिपोर्ट देखना, है ना, तो वो परास जो है वो 10 से 14 ग्राम प्रति लीटर। लेकिन अगर मेल की बात करें तो इसमें एचबी 14 से 18 ग्राम प्रति लीटर। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, उसके कम होने और ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा आपके शरीर में। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इतना ही कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हीमोग्लोबिन है वो फीमेल में 10 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, या मेल में 14 से कम नहीं होना चाहिए। फीमेल में 10 से 14 के बीच में और मेल में 14 से 18 के बीच में। अब ये वेरी भी करता है ना कि स्टैंडर्ड बनाया गया है, ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड है, लेकिन ये लेवल जो है थोड़ा वेरी करेगा आपके अलग अलग देशों में, है ना। तो जहां पोषण का स्तर बहुत ज्यादा है, जैसे यूरोपीय देश है, तो वहां ये आपकी हो सकता है, जैसे मेल में है तो वो 18 तक चले जाए, और हमारे यहाँ 14 भी मिल गया तो बहुत है ना। तो ये वेरी करेगा, बहुत कम रेयर केसेस में 14-15 ऐसा मिलता है ना। और फीमेल में तो लगभग वो 10 से कम ही मिलता है, 9 तक भी आ जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं इतना चल जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि वो मैनेज करके चले आप उसको, कम से कम 10 प्लस हो, ठीक है। क्या दिक्कत है कि क्या नुकसान है, क्या फायदा, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इतना पहले नोट कीजिएगा। चलो इससे पहले आपको ये बता देता हूँ, कुछ और चीजें बता देता हूँ, उसके बाद नोट करना। अब परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र वैसे तो अभी ब्लड के बारे में देख रहे थे, तो परिसंचरण तंत्र के रूप में ब्लड हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी खोज किसने की कि परिसंचरण तंत्र का प्रमुख हिस्सा ब्लड है या ब्लड ही परिसंचरण तंत्र का काम करता है। उस वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। जिन्होंने ब्लड को पहचाना एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब हम इसके बाद देखेंगे ब्लड की क्या क्या कार्य है, तो बेटर है आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए आगे हम देखेंगे कि रक्त की कार्य क्या क्या है। रक्त के बारे में खोज, अब रक्त को ढूंढना ऐसा नहीं है ना, ये पहचानना कि रक्त ही परिसंचरण का कार्य करता है। ये बताने वाले कौन थे, विलियम हार्वे। बाकी रक्त को इन्होंने ढूंढा ऐसा तो है नहीं, जब से इंसान है तब से रक्त है। तो रक्त के क्या क्या कार्य है, अब देखो इसको 2 भागों में हम पढ़ेंगे। रक्त के कार्य, एक है पहला ताप नियंत्रित करना। किसका ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप, आपकी बॉडी का ताप। तो समझ लेते हैं इसको पहले। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्लड।
एकदम सिंपल सी चीज है, जब ये सर्कुलेट होती है आपके शरीर के अंदर में, मोशन में होती है, गति में होती है, तो जब भी कोई चीज गति में होगी तो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा, है ना, ऊष्मा निकलेगी तो वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। जैसे आप अपने हाथों को रगड़े तो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा, नहीं रगड़ेंगे तो नहीं निकलेगी। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करते रहता है आपके शरीर में, और उसके सर्कुलेशन के कारण ही बॉडी का आपका टेम्परेचर होता है। कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में देखें तो कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्स, लगभग, है ना। तो ये जो टेम्परेचर होता है आपके शरीर का, वो किसके कारण होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के कारण। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मोशन में है वो, और कोई भी चीज मोशन में है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो आपके शरीर के ताप को ब्लड नियंत्रित करता है। अब मान लो ब्लड मूव नहीं कर रहा है तो शरीर का ताप क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शरीर क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। जब तक आदमी जीवित है तब तक ब्लड घूमते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, लेकिन जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो आप लोग सुने होंगे कि जब किसी की मृत्यु हो गई, इसका मतलब उसका शरीर क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। शरीर क्या पड़ जाता है, मतलब उसी से अनुमान लगाते हैं, एक तो व्यक्ति जिंदा है मर गया, एक तो नॉर्मल अगर चेक करें, नब्ज देखेंगे या सांस चल रही कि नहीं देखेंगे, या शरीर के टेम्परेचर से अनुमान लगाते हैं कि अगर शरीर ठंडा पड़ गया इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई। कैसे पता चला, शरीर ठंडा पड़ गया मतलब ब्लड का सर्कुलेशन उसमें नहीं हो रहा, ब्लड ही बंद हो गया है शरीर के अंगों तक जाने, शरीर के सभी अंगों तक जाने के लिए, तो फिर वो जीवित कैसे रहेगा, है ना। तो ब्लड शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखता है। अब एक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया में आप सुने होंगे, जब आपको फीवर आता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि फीवर आता है तो ठंडी भी लगती है क्या, है ना। अब वैसे बहुत कम होगी कि मलेरिया बहुत कम होता है, लेकिन पहले नॉर्मल था, मलेरिया बहुत होता था अक्सर। और जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो चूंकि संभावना बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए वो एक चीज पूछता था कि क्या आपको ठंडी भी लगती है, बुखार ठंडी के साथ आता है या बिना ठंडी के आता है। तो इसमें मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया में जो आपके शरीर का ब्लड बैंक है, क्या है ब्लड बैंक, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, तो वो ब्लड बैंक प्रभावित हो जाता है। मतलब जहां ब्लड है वही प्रभावित हो गया, वही इफेक्ट हो गया, किसमें, मलेरिया में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब मलेरिया नामक बीमारी होगी तो क्या प्रभावित हो जाएगा, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक मतलब स्प्लीन, ये प्रभावित हो गया। अब ये ब्लड बैंक प्रभावित हुआ मतलब क्या प्रभावित हो गया, ब्लड प्रभावित हो गया, और ब्लड प्रभावित हो गया इसका मतलब इसका सर्कुलेशन भी प्रभावित हो जाएगा, ब्लड का परिसंचरण प्रभावित होगा, और ब्लड का परिसंचरण प्रभावित होगा मतलब उसके मोशन में, है ना, दिक्कत आएगी, गड़बड़ी होगी, तो शरीर का ताप भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए जब मलेरिया होता है तो ब्लड बैंक स्प्लीन प्रभावित होता है, इसका मतलब ब्लड प्रभावित होता है, इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो आपका ताप भी प्रभावित हो जाता है, और क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, या डॉक्टर इसी तरीके से अनुमान लगाते थे, यदि आपको बुखार आ रहा है और बुखार के साथ ठंडी भी लग रही है तो संभावना किसकी है, मलेरिया होने की। तो साधारण पेपर टेस्ट के लिए लिखते हैं। तो ये हो गया आपकी किसके बारे में, शरीर का एक कार्य, सॉरी ब्लड का एक कार्य, क्या, शरीर का ताप नियंत्रित करना। जब तक ब्लड है आपके शरीर में, मूव कर रहे हैं, सॉरी है नहीं, क्या मूव कर रहे हैं, तब तक आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्स, है ना। और मलेरिया हो गया तो ये ब्लड बैंक स्प्लीन प्रभावित होगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होगा, और आपको ठंडी लगेगी, ठंडी के साथ क्या आएगा, बुखार आएगा। एक ये हो गया। और कौन सा काम है हम देखते हैं, तो इसका जो प्रमुख काम है जिसके कारण हम इसको पढ़ रहे हैं वो है इसका क्या काम, परिवहन करने का काम। क्या करता है ये, परिवहन। परिवहन जैसे बस, लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह तक, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इसका काम है। तो ये भी क्या करता है, बहुत सारी चीजों को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है, ले जाके छोड़ देता है, उसके बाद उसका और कोई काम नहीं है ना। जहां जिसका काम है उसको ले गया, छोड़ दिया, है ना। तो अब ये परिवहन करता है, तो किसका किसका परिवहन करता है, तो सब इसमें तीन चीजों का ये परिवहन करेगा। तीन कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। एक है पोषक पदार्थ, मिनरल्स, जो भी आप खा रहे हैं पोषक पदार्थ, है ना, तो वो ब्लड में मिल जाता है। कैसे मिलेगा ये हम डाइजेशन सिस्टम में देख लेंगे। या फिर जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डायरेक्टली आपके अंदर कुछ भी, जैसे ग्लूकोज चढ़ाया गया तो वो एक पोषक पदार्थ हो गया, है ना। तो उस पोषक पदार्थ को वो आ गया ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का, परिवहन करने का कार्य करेगा। तो एक तो ये हो गया कि पोषक पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। और किसका परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, गैसों का। कौन सी गैस का परिवहन करता है बताइए, हाँ, ऑक्सीजन। और
बस ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। ऑक्सीजन का करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसको यहाँ पे हल्का सा समझाई देता हूं मैं। रफली समझा रहा हूं क्योंकि एक एक चीज को हम डीप में पढ़ने वाला, जैसे हार्ट थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, तो वो रफ बता रहा हूं मैं, डिटेल में उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका हार्ट हो गया, 4 चैम्बर हो गया इसमें। यहाँ पे आपका फेफड़ा हो गया, मैं बॉक्स के रूप में बना दिया इसको। और यहाँ पे कोई भी एक कोशिका है, अच्छा ये बताइए, जब आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? सारी की सारी गैसेस आप अंदर लेते हैं, ना केवल ऑक्सीजन। जो भी वायुमंडल में है 71% नाइट्रोजन, फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन, और जो भी गैसेस आप सब कुछ अंदर लेते हैं। कौन छाटेगा नाक में कि ऑक्सीजन बस लेना है? छाट सकते हो? नहीं छाट सकते। आप जब सांस लेंगे तो सारी की सारी गैसेस आपके अंदर में आ जाएंगी। कहां आ जाएंगी? फेफड़ों में। आया समझ में? तो नॉर्मल सी चीजों को कैसे गलत कर देते हैं, जबकि मैं बहुत बार बताता हूं। तो आप जब सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो वायुमंडल में जो भी गैस जिस भी परसेंटेज में है, सेम उसी कंडीशन में वो आपके शरीर के अंदर, कहां? फेफड़ों में। और फेफड़ों में पाए जाते हैं ब्रोंकियोल्स, अंगूर के गुच्छे के समान। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी रफली देखिएगा। तो अब इनसे लिपटे होते हैं आपके जो ब्लड के वेसल्स हैं, वो इनसे लिपटे हैं। अब वो क्या करते हैं, देखो, मतलब यहाँ पे पाइप है, पाइप समझ लो, ठीक है, ये पाइप है, और इस पाइप में क्या है? ब्लड, ठीक है। जो आपके ब्रोंकियोल्स थे, है ना, जो अंगूर के गुच्छे के समान दिख रहा है, उसमें आके हवा भर गई है, उसमें आके हवा क्या हो गई है? भर गई। मैं फिर से मिटा के बनाता हूं और एक ही बनाता हूं, है ना। इसके अंदर में फेफड़े से हवा आई और हवा यहां भर गई, और हवा में क्या क्या है? सब कुछ है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये जो आपका है ब्रोंक्यूल्स, अंगूर की गुच्छी के समान, इससे लिपटा होगा क्या? ये पाइप, और इस पाइप में क्या है? ब्लड। अब देखना है ना मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं। ब्लड में है आरबीसी, ब्लड में क्या है? आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या है? एचबी फॉर हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन जो है ये चुंबक है। क्या है? हीमोग्लोबिन चुंबक है, और हवा में जो ऑक्सीजन है वो उसके लिए लोहा है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो उसके लिए क्या है? लोहा है। तो इतने सारे जो भी गैसेस हैं, उसमें से ये हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको चिपका लेगा? ऑक्सीजन को, केवल ऑक्सीजन। किसको चिपकाएगा? कि अब यहां पे अलग हुआ, यहां पे फिल्टर हुआ ऑक्सीजन, ना कि आपके नाक में। नाक में ज्यादा से ज्यादा जो धूल के पार्टिकल्स है ना, कण है, वही छनेंगे, ना कि आपकी गैसेस की छनने वाली। तो ऑक्सीजन को अलग करने का, हवा से अलग करने का काम कौन किया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन चिपका लिया अपने साथ, किसको चिपका लिया? ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन को चिपका लिया अपने साथ। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ये किसके पास आएगा? मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, है ना। ये किसके पास आएगा? हार्ट के पास रिटर्न आता है। किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा, दिल के पास आएगा। फिर ये दिल जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ये रक्त है ना, जिसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन से, है ना। अब इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये आपका जो हार्ट है वो शरीर की कोशिका तक ले जाएगा। एक कोशिका तक ले गया, है ना। इसमें अभी रक्त में क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कोशिका में खाना बनना है। खाना कहाँ पे बनता है? शरीर का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं? सब बायो वाले बैठे हैं, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ, है ना, सेल, ऑफ सेल, ठीक है। तो खाना बनाना है, तो नॉर्मली जब आप खाना बनाएंगे तो आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती, पता है ना। वो प्रैक्टिकल किए होंगे बचपन में, एक मोमबत्ती जला दिए, फिर उसको एक कांच के ग्लास से ढक दिए। जब तक उसके अंदर का ऑक्सीजन है तब तक वो मोमबत्ती जलेगी, फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन खत्म क्यों होता है? ऑक्सीजन खत्म क्यों होता है? वो रिएक्ट करता है, जलता है, तो वो कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन खत्म होगा उस ग्लास के अंदर, तो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। तो जैसे आपको खाना बनाने के लिए या आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। उसी प्रकार से कोशिका को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कोशिका को भी खाना बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये HbO2 युक्त रक्त जब इसके पास जाएगा, कोशिका के पास, तो कोशिका किसको रख लेगा? ऑक्सीजन को। अब ये हीमोग्लोबिन जो इसको पकड़ के ला रहा था,
कहां से लाया, फेफड़ों से पकड़ के लाया ऑक्सीजन को, हार्ट तक आया, हार्ट से फिर किसी कोशिका तक आया। अब इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन छोड़ देगा, कहां छोड़ देगा, कोशिका में। अब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा। और फिर से जब ऑक्सीजन का उपयोग होगा, जब ऑक्सीजन का दहन होगा, तब क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, C6H12O6। तो यहां से कार्बन निकलता है ना, और वो क्या बनाता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही जो Hb है जिसने O2 को छोड़ा, और अब पकड़ किसको लेगा, CO2 को। किसको पकड़ लिया, CO2 को। जब तक Hb के साथ O2 था तो ये रक्त क्या था, शुद्ध था। रक्त क्या था, शुद्ध था। इस O2 को इसने छोड़ा किसमें, कोशिका में छोड़ा। कोशिका में छोड़ दिया और कोशिका से ले क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बन रहा है, वहां खाना बना, ऑक्सीजन यूज हो गया, ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब अब हीमोग्लोबिन किसको जोड़ लिया अपने साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अब यही शुद्ध रक्त अब क्या हो गया, अशुद्ध। इसमें अशुद्धि आ गई ना, हमारे लिए जो चीज काम की है वो शुद्ध है, और जो काम की नहीं है वो क्या है, अशुद्ध है, फालतू है। तो काम की थी ऑक्सीजन, तो जब तक रक्त में केवल ऑक्सीजन था तो वो शुद्ध था हमारे लिए। और जब उसमें क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो वही रक्त अब हमारे लिए क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। कलर उसका नीला हो जाता है, यहाँ पे लाल था पहले जब वो शुद्ध था। तो अब इस ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फिर से कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट फिर इसको कहां भेजेगा, फेफड़ों के पास। और फेफड़ों के पास जाएगा तो अब ये क्या करेगा, यहां पे फेफड़े के पास जाके ये जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और उसकी जगह में किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को। तो जब आप सांस लेंगे, जब आप सांस लेंगे तो सारी गैसेस हैं, लेकिन उसमें से हम ऑक्सीजन को ले लिया ये हीमोग्लोबिन, और भी जो हीमोग्लोबिन थे वो उसकी जगह में, ऑक्सीजन की जगह में किसको छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर दिए। और चूंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड खाना बन रहा था वहां से निकल के आया, इसलिए थोड़ा गर्म होता है, इसलिए जब आपके नाक से सांस निकलती है तो वो थोड़ी क्या होती है, गर्म होती है। ट्राई करके देख सकते हैं, ठंडी के दिनों में आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, जो देखो इसमें से कुछ ऑक्सीजन कम हुआ, जितनी मात्रा में आप हवा अंदर लेंगे उतनी मात्रा में ही बाहर निकलेगी। बस फर्क यह है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। पहले उसमें मात्रा किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की। जब आप सांस लिए लेकिन ऑक्सीजन को Hb अपने साथ जोड़ लिया तो उसकी जितना भी रिप्लेस हुआ ऑक्सीजन, उसकी जगह में क्या चले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में, क्यों और समझाना है ना। तो खैर बात कहीं और थी कि गैसों का परिवहन, है ना। तो हम क्या देख रहे थे, गैसों का परिवहन। तो जो रक्त है या ब्लड है वो गैसों का क्या करता है, परिवहन। कौन कौन सी गैस का, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ऑक्सीजन को वो ले जाता है कोशिकाओं तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वो कोशिका से ले जाता है पहले हृदय तक, और हृदय के बाद फेफड़े में ले जाके उसको छोड़ देता है वहां पे। और जो आपके श्वसन से जो बाहर निकलेगी गैस, अब उसका कंपोजिशन बदल गया। अब वो कंपोजिशन वो नहीं है जो वातावरण में पाई जाने वाली गैस का है। अब उसमें किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। जो पहले स्टार्टिंग में 0.03 थी, अब उसकी मात्रा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। आ गया समझ में। तो एक तो पोषक पदार्थों का परिवहन किया जाता है, और किसका परिवहन किया जाता है, गैसों का परिवहन किया जाता है, और परिवहन किया जाता है उत्सर्जी पदार्थों का। उत्सर्जी पदार्थ जिसका उत्सर्जन किया जाता है, उसका भी परिवहन कौन करेगा, ब्लड। आपके शरीर में जहां भी टॉक्सिक चीजें बनेगी, जहरीली चीजें बनेगी जो हमारे काम की नहीं है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसको ब्लड लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा बताइए, ब्लड कहां तक लेके जाएगा। डायग्राम नोट करना है क्या, वो वीडियो से देख के बना लेना है ना। तो मैं यहां पे इसको फिर बता देता हूं। ये आपके ब्लड की कोई पाइप है, इसमें ब्लड है अंदर में। अब यहाँ पे कोई टॉक्सिक चीज बनी तो उसको ब्लड, रक्त अपने साथ जोड़ लेगा, कोई भी टॉक्सिक या जहरीली चीज, वो किस में आ गया, ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड इसका परिवहन करेगा, कहां तक करेगा, किडनी। सेम के बीच के समान होता है ना। तो ये आपकी किडनी, उत्सर्जी पदार्थों का ब्लड केवल परिवहन करेगा, और रक्त जो भी उत्सर्जी पदार्थ, जहरीले उत्सर्जी जिसको बाहर निकालना है शरीर से, तो ये रक्त के साथ में मिल गया है और रक्त इसको अपने साथ लाएगा। जैसे ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है ना, कोशिका से
हार्ट तक ले जाता है, हार्ट से फेफड़े तक, फिर वहां ले जाके उसको छोड़ देता है, बाकी काम फेफड़े का है, वो उसको बाहर कर देगा। उसी प्रकार से ये रक्त उत्सर्जी पदार्थ को अपने साथ लाएगा, कहां तक लाएगा? किडनी, 2 किडनी होती है ना, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। अब ये किडनी में लाके इस जहरीले पदार्थ को क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब वो छोड़ेगा कैसे? ये छान लेती है किडनी क्या कर लेती है? छान लेती है। छानने का काम किडनी का है। जैसे आपके घर में दूध आया तो आप उसको छानने के लिए जाएंगे, है ना, तो छन्नक रखेंगे, दूध को उसमें डाला जाएगा और जो प्योर दूध है, जो साफ है, वो आपके जो भी पात्र रखे उसमें आ जाएगा और जो भी कण है धूल के या जो भी अशुद्धि है वो छन्नक में रह जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है ना। तो जो शुद्ध रक्त है वो बाहर निकल जाता है और जो जहरीली चीजें हैं वो किसमें आ जाती है? किडनी में। फिर किडनी में आकर उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है या उसका क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या देखें कि परिवहन करता है, किसका किसका परिवहन करता है? पोषक पदार्थों का भी परिवहन करेगा, गैसों का भी परिवहन करेगा और उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करेगा। किडनी कैसे काम करती है किडनी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे यही देखना था कि ब्लड क्या करता है, अपने साथ उत्सर्जी पदार्थों को लेके किसके पास तक ला के छोड़ देता है? किडनी के पास लाके छोड़ देता है। किडनी कैसे उसको छानता है, ये जब किडनी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इतना नोट कीजिएगा। अब देखिए इतना कुछ हम रक्त के ब्लड के बारे में देख लिए हैं। अब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे। जो स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था कि ब्लड एक कोलाइडी विलेन है। कोलाइडी विलेन है मतलब इसमें विलेय होगा और विलायक होगा। तो विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसको हम देखेंगे, है ना। विलेय मतलब जो घुला हुआ है उसको विलेय बोलेंगे और जिसमें घुला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक तो ये क्लियर, जैसे कि आपका नींबू के शरबत के साथ होता है कि उसमें लिक्विड के रूप में क्या हो जाता है आपका? पानी, और बाकी उसमें ठोस चीजें घोल दी जाती है। तो इसमें भी ब्लड में भी क्या होगा? 2 हिस्सों में बांटेंगे इसको। एक लिक्विड, और यही लिक्विड अक्सर क्या होता है? विलेय होता है, जिसमें चीजों को घोला जाता है। और विलायक, और विलायक अक्सर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ये ज्यादा एरिया कवर करता है, 60% लगभग, कहीं कहीं 55% भी देता है। और जो विलायक है वो बाकी बचा कितना? 40%, है ना। तो वैसे भी आप जैसे शरबत बनाए तो पानी की मात्रा तो ज्यादा रखते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी होता है आपके। वो इसलिए होता है, लिक्विड की मात्रा इसमें ज्यादा इसलिए होती है ताकि वो फ्लो कर पाए। अगर सॉलिड ज्यादा होगा तो वो फ्लो कहाँ करेगा? फिर जो भी कण है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण चीजें जाम हो जाएगी। इसलिए लिक्विड पोर्शन ज्यादा होता है 60%, और जो सॉलिड है या जो विलायक है वो क्या होता है? केवल 40%। अब हम देखते हैं कि ये जो लिक्विड परसेंट है उसको, लिक्विड पोर्शन है उसको बोलते क्या है? तो उसको बोलते हैं आपका प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब ये भी 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा बराबर हम लिख सकते हैं सीरम प्लस फाइब्रिनोजिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए यहां पे समझना, प्लाज्मा में क्या क्या है? सीरम है, फाइब्रिनोजिन है और क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है ना। अब यहां पे समझने लायक चीज क्या है देखिएगा, ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार के प्रोटीन है। अब आप देखिएगा, मैं मैथ्स के थ्रू समझा रहा हूं आपको बायो। अब यदि आप क्या करें? पक्षांतर कर दें। क्या कर दें? पक्षांतर कर दें। आप फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को इधर ला दीजिए, है ना। तो ये प्लाज्मा था, इधर प्लाज्मा माइनस प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस फाइब्रिनोजिन माइनस प्रोथ्रोम्बिन तो इज इक्वल टू क्या बचेगा? सीरम। और ये आपके काम की चीज है। देखो अब ये तो मैथ्स के थ्रू बताया, अब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्लाज्मा से क्या क्या निकाल देंगे? माइनस करना मतलब निकालना। क्या निकाले? यदि फाइब्रिनोजिन और क्या निकाल दिए? प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा से क्या निकाले? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन अगर निकाल दिए तो क्या बचेगा? सीरम। यही करते हैं। आपका जो ब्लड लेते हैं तो बहुत सारा ब्लड लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि काम की चीज ये सीरम। इसी से पता चलता है बीमारियों के बारे में, बीमारियों का पता चलता है।
किससे पता चलता है? सीरम से, है ना। तो सीरम हम कैसे प्राप्त करेंगे? प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकालेंगे और क्या निकालेंगे? प्रोथ्रोम्बिन। तो जो बचा पदार्थ वो क्या है? सीरम। और ये हल्के पीले कलर का होता है, हल्का पीला। वैसे तो ये जो प्लाज्मा है इसका कलर पीला होता है, गाढ़ा पीला। अब आप बोलेंगे रक्त तो लाल होता है, तो मैं तो प्लाज्मा के बारे में बता रहा हूं। और रक्त का ओवरऑल कलर जो लाल होता है वो विलायक उसमें पाया जाने वाला RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, नाम ही है, लाल रक्त कणिकाएं, उसके कारण लाल होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा जो है वो लगभग पीले कलर का होता है। और उस प्लाज्मा से भी यदि आप फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो बचा क्या? सीरम। और वो सीरम कैसा होता है? हल्के पीले कलर का होता है। और ये थोड़ा सा आपका क्या बोलना चाहिए इसको, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सांद्रता इसकी कम हो जाती है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन क्या हो जाता है? वही तो है ना, इसमें गाढ़ापन इसलिए कम हुआ क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन से क्या हो गया? बाहर पतला हो जाता है ना। क्या हो जाता है? जैसे दूध आपको पतला दे दिया किसी दिन, है ना, तो पानी की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई और जो होना चाहिए वो है नहीं उसमें। तो वही है यहाँ पे भी। तो ये सीरम क्या हो जाता है? हल्का पतला हो जाता है, उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, हल्का पीला होता है। और ये सीरम बीमारियों का पता लगाता है, इसी से पता चलता है। अब आप बताइए, सीरम शब्द कहीं सुने हैं? अब इसको करंट अफेयर से रिलेट कीजिए। कहा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या काम है उसका? दवाइयां बनाने का काम है। तो सीरम का काम क्या है? देखो, नाम भी रखते तो ऐसे ही नहीं रख देते। इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नाम रखे सीरम, तो कुछ सोच के रखे होंगे, क्योंकि सीरम से किसका पता चलता है? तो वो बताना चाहता है कि मेरी कंपनी बीमारियों का पता लगाती है, फिर उसका दवाई बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन है अभी उसके मालिक? हाँ, पूना वाला है ना। तो वो फैमिली उसको चलाती है, रन करती है। तो कोरोना वायरस बनाने का जो काम है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही किया, हमारे कोवैक्सीन बनाने का, उत्पादन करने का। भले फॉर्मूला हम बाहर से लिए हो, है ना। हमारे यहाँ कौन सी डेवलप की गई? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन है हमारे, है ना। वो जब चैप्टर आएगा बताऊंगा, तो मैं दिन को रात और रात को दिन बोल दूंगा। हाँ, तो देखिए, तो उसका नाम क्या है? सीरम। सीरम से बीमारियों का पता चलता है और इसी के नाम पे सीरम इंस्टीट्यूट है। एक दिन मैं एक रास्ते में जा रहा था तो एक कंप्यूटर दुकान का नाम देखा, पढ़ा, लिखा था उसमें अबेकस कंप्यूटर। अबेकस, अबेकस मतलब कुछ तो सोच के रखा होगा, मतलब यही विभिन्न तरह की बात है। वो नाम रखा अबेकस, क्यों रखा होगा? सबसे पहले कंप्यूटर को उसी नाम दिया है। नहीं, मतलब जो पहला कंप्यूटर था, या आप उसको कंप्यूटर भी नहीं बोल सकते, वो एक गणना यंत्र था केवल, जिसको अबेकस बोलते थे। वो क्या था पता है? जो बच्चों की पट्टी आती है ना, इसमें मोती लगा रहता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ऐसा बहुत सारा रहता है, 5। तो इसको, इस यंत्र को अबेकस बोलते हैं। पहले इसी का प्रयोग करते थे गणना करने के लिए। तो अबेकस नाम रखा गया, तो ऐसे ही नहीं रख दिया गया। तो कभी भी कुछ देखते हैं तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा है, नाम रखा गया तो क्यों रखा गया, ऐसे ही रख दिया गया कि कुछ रीजन है उसके पीछे। अगर कुछ डिफरेंट लगेगा तो, जैसे मेडिकल जो होते हैं, लगभग उनका नाम क्या होता है? धन्वंतरी, यही होता है ना। क्यों? बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी जी, इसलिए उनके नाम पे रखते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके किसके बारे में? लिक्विड पार्ट, लिक्विड पोर्शन के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे? सॉलिड पोर्शन। तो पहले जितना लिखाया हूं उसको नोट कीजिए।